Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir Isaac and I am from Biology Department, Star Institute, Lahore. So now we will move toward the second test discussion that is related to bioenergetics. So we will discuss all the answers with a complete discussion. So इस केस में भी आप लोगों के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह इस टेस्ट की डिस्कशन में क्लियर होंगे. सो आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को मैक्सिमम इसका बेनिफिट हो सके. सो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. सो क्वेश्चन 1, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इज. अब इसमें जब भी आप लोग इस तरह की कोई बात आती है तो पहले तो आप लोग और से स्टेटमेंट को 2 दफा पढ़ें कि हमसे क्या पूछा गया है. सो आपसे पूछा गया कि स्टेबल कंपाउंड जो केल्विन साइकिल में फर्स्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है. तो इन 4 ऑप्शंस में से आंसर क्या हो सकता है. अल्फा ऑप्शन है जी 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं. सो बीटा ऑप्शन ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, Charlie option 1,3 bisphosphoglycerate and delta option is ribulose bisphosphate. You know कि delta option जो ribulose bisphosphate है ये reactant है, ये product नहीं है, first stable compound नहीं है. और इसी तरह से जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है glyceraldehyde 3-phosphate that is the final product. So ये भी first product नहीं है. बाकी रह गया अल्फा और चार्ली. अगर हम लोग चार्ली की बात करें 1,3 bisphosphoglycerate तो ये प्रोड्यूस होता है कि जब एटीपी यूज होता है ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस. तो इसका मतलब फिर एक ही ऑप्शन रह गया. वैसे तो फर्स्ट प्रोडक्ट C6 कंपाउंड होती है बट क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती तो इसलिए इसका आंसर है जी अल्फा ऑप्शन 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ये हमें अब साइकिल के अंदर बकायदा दिखाई भी दे रहा है. तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर होती है तो उसके साथ रिएक्शन होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट का, दैट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट, और उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट एज अ स्टेबल कंपाउंड. So that is the answer, alpha option 3-phosphoglycerate. Question number 2, what is the function of ribulose? अब ये राइबुलोज जो है डेफिनेटली एक कार्बोहाइड्रेट्स है, 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर हम इसको बोल सकते हैं, बट दैट इज अ कीटो शुगर. इसकी एल्डो फॉर्म होती है जो राइबोज शुगर. तो इन ऑप्शंस में से इसका फंक्शन क्या हो सकता है. अल्फा ऑप्शन इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज द राइट आंसर. लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. लिखा हुआ रेस्पिरेटरी फ्यूल, तो इसका रेस्पिरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है. चार्ली ऑप्शन इंटरमीडिएट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, अगेन वही बात कि रेस्पिरेशन से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. डेल्टा ऑप्शन कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, नो, बिकॉज डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए के अंदर राइबोज होता है, जो भी मैंने बोला एल्डो फॉर्म है, जबकि ये कीटो फॉर्म है. तो दैट्स व्हाई answer is alpha option intermediates in photosynthesis. Next question number 3, which of the following processes does not need pyruvic acid as substrate? तो pyruvic acid किन प्रोसेसेस के अंदर सबस्ट्रेट के तौर पर यूज नहीं होगा या मौजूद नहीं होगा. अल्फा ऑप्शन लिखा हुआ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. यू नो कि दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि पायरुविक एसिड की रिडक्शन से बनती है अल्कोहल. तो दैट्स व्हाई उस वक्त पायरुविक एसिड बकायदा सबस्ट्रेट होता है. बीटा ऑप्शन केल्विन साइकिल में पायरुविक एसिड ना प्रोड्यूस होता है ना यूज होता है. तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर हो सकता है बीटा ऑप्शन. चार्ली पे लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये पायरुविक एसिड प्रोड्यूस भी होता है और सबसे यूज भी होता है फर्दर. और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी पायरुविक एसिड की रिडक्शन से होती है. तो इसलिए आंसर फिर क्या हुआ. बीटा ऑप्शन केल्विन साइकिल वेयर इट इज नॉट यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a copper containing protein in electron transport chain? अब डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं. अल्फा ऑप्शन पे हमारे पास है प्लास्टोक्विनोन. बीटा ऑप्शन है साइटोक्रोम सी. प्लास्टोक्विनोन में मिथाइल वगैरह होता है लेकिन कोई इसमें कॉपर वगैरह मौजूद नहीं होता. चार्ली ऑप्शन लिखा हुआ है साइटोक्रोम बी भी है, एक सी भी है. इसी तरह से साइटोक्रोम एक कॉम्प्लेक्स होता है. दीज आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स. जैसे अब आप लोगों को ये सारा डायग्राम दिखाई दे रही है तो इसमें अब आप लोगों को जो साइटोक्रोम बी है उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. लेकिन जैसे साइटोक्रोम बी होता है वैसे ही ऑलमोस्ट साइटोक्रोम सी होता है. इसमें हीम ग्रुप होता है जिसमें आपको आयरन नजर आ रहा है सेंटर में, जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन की तरह. सो इसमें भी कोई कॉपर नहीं है. जो चार्ली ऑप्शन है जी प्लास्टोसाइनिन, ये साथ उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको बकायदा कॉपर नजर आ रहा है और ऊपर भी जैसे लिखा हुआ है प्लास्टोसाइनिन इज अ स्मॉल soluble copper protein. So that is the right answer. डेल्टा ऑप्शन फेरोडॉक्सिन, इसमें भी आपको आयरन ही मिलता है. तो हमारा आंसर है जी चार्ली ऑप्शन प्लास्टोसाइनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in electron transport chain ATP synthesis takes place when electrons move from. अब ऑप्शंस हमारे पास हैं. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टोक्विनोन, क्या उस वक्त एटीपी प्रोड्यूस होता है. नो. क्या व्हेन प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं साइटोक्रोम्स के पास, क्या उस वक्त. नो.
एंड देन चार्ली ऑप्शन, साइटोक्रोम से जब प्लास्टोसायनिन के पास जाते हैं, दैट इज द राइट आंसर। ये वो स्टेप है जहां पर आप लोगों को एटीपी की सिंथेसिस मिलती है, जैसे अब आप लोगों को ये नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये एनर्जी नीचे आ रही है, उसका लेवल नीचे आ रही है, इन अदर वर्ड्स एनर्जी यूज होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो प्रोटॉन्स के पास जाएगी और फिर वो केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को प्रोवाइड करेंगे और ये फिर एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो वो स्टेप कौन से वाला है जहां पर एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज साइटोक्रोम टू प्लास्टोसायनिन। तो डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है प्लास्टोसायनिन टू फोटोसिस्टम 1, वहां पर कोई एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इसी वजह से आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन, साइटोक्रोम टू प्लास्टोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following photosystem is involved in cyclic photophosphorylation? आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा आंसर है, क्योंकि नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी और फोटोसिस्टम 2 भी। हमारे पास ऑप्शन में अल्फा पे लिखा हुआ है फोटोसिस्टम 3, जो कि होता ही नहीं, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। और इसमें से सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है साइक्लिक प्रोसेस में, डेट्स वाई डेल्टा ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता कि PS1 एंड PS2, जबकि आंसर है जी हमारे पास दैट इज बीटा ऑप्शन PS1, जो कि अब आप लोगों को नजर भी आ रही है जी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज फोटोसिस्टम 1। बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये अब आप लोगों को जी केल्विन साइकिल नजर आ रहा है। सो द फॉलोइंग फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स द स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। इसमें अब एक जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है और इसी का आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सो विच ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू फिट इन एज द करेक्ट आंसर ऑफ द मिसिंग स्टेप। सो आप लोगों को ये रीजनरेशन का स्टेप दिखाई दे रहा है केल्विन साइकिल में, दैट इज द लास्ट स्टेप, जहां पर आपको ग्लिसरैल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट में चेंज होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है नहीं, अल्फा राइबोलोज बिसफॉस्फेट, दैट इज द राइट आंसर। बीटा ऑप्शन हाइड्रोजिनेज, तो एंजाइम का नेम है, वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा यहाँ पर। जो पायरुवेट है उसका कोई केल्विन साइकिल से ताल्लुक नहीं, और ऑक्सैलो एसीटेट का ताल्लुक क्रेब्स साइकिल से, दैट्स व्हाई राइट आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन केमियोस्मोसिस द प्रोटॉन पंप्स मूव्स फ्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंट्री टेस्ट के अंदर बकायदा पूछा जा चुका है। सो प्रोटॉन्स की जो मूवमेंट होती है ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस, स्पेशली ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस, तो वो होती है जी आपको इन ऑप्शंस में से कहां से किस तरफ, साइटोप्लाज्म टू स्ट्रोमा और स्ट्रोमा टू साइटोप्लाज्म, या ल्यूमेन टू स्ट्रोमा या स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। पहली बात तो अल्फा और बीटा इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते, बिकॉज इस मूवमेंट में स्ट्रोमा का कोई रोल नहीं है। तो हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास ये एक लिपिड बाइलेयर जो कि आपको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में नजर आ रही है, वो नजर आ रही है, और इसके अलावा ये एटीपी सिंथेस दिखाई दे रहा है आपको। तो एटीपी सिंथेसिस केमियोस्मोसिस के दौरान कैसे होती है, जब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऑपोजिट एरिया, इन अदर वर्ड्स जो कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी कहलाते हैं और ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड भी कहलाता है, इंटीरियर स्पेसेस को बोलते हैं, स्पेशली इंटीरियर स्पेस से प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड स्ट्रोमा। तो दैट इज द राइट आंसर, डेफिनेटली हमारे पास आंसर होगा चार्ली ऑप्शन, ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। सो उस दौरान एटीपी की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, how many molecules of ATP would be utilized for photophosphorylation of one glucose molecule during glycolysis? सो अब थोड़ा सा सोच के आंसर देने वाला आंसर है, यानी इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है अल्फा 2, बीटा 4, चार्ली 3 और डेल्टा 1। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वुड बी यूटिलाइज्ड, तो यूटिलाइज कितने होंगे, प्रोड्यूस होते हैं 4 और यूटिलाइज होते हैं 2, जैसे कि अब आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। जब हम फर्स्ट फेज देखते हैं ग्लाइकोलिसिस का, जिसको हम लोग फिर इनपुट फेज भी नाम देते हैं और प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं, तो उस दौरान 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं। और यही आपसे पूछा गया कि जब फॉस्फोरिलेशन ग्लूकोज की होगी तो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, तो दैट इज द राइट आंसर, अल्फा ऑप्शन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द सेल। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो डेफिनेटली जी ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, ये डायग्राम में भी अब आपको दिखाई दे रही है चीज के साइटोप्लाज्म में चलता है, और उससे रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर क्रेब्स साइकिल चलाती हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो दैट इज द राइट आंसर, चार्ली ऑप्शन, साइटोप्लाज्म इज द एरिया वेयर ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 11, the photosynthetic pigments of the plants are arranged as cluster in thylakoid membranes, जिससे हम फोटोसिस्टम का
कहते हैं कि रिप्रोडक्शन होती है, ये क्लस्टर पूरा एक फोटो सिस्टम कहलाता है। द रिएक्शन सेंटर ऑफ दीज क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स। हमारे पास ऑप्शंस हैं कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, ग्लूकोज और एटीपी। कैरोटीनॉइड्स का ताल्लुक फोटो सिस्टम के एंटीना कॉम्प्लेक्स से होता है, रिएक्शन सेंटर से नहीं होता। बीटा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है क्लोरोफिल, क्योंकि चार्ली ग्लूकोज वो रिएक्शन सेंटर में बिल्कुल भी शामिल नहीं है और एटीपी की बात इसमें नहीं आएगी। तो हमारे पास ये एक फोटो सिस्टम हमें नजर आ रहा है जिसमें रिएक्शन सेंटर में आपको बकायदा क्लोरोफिल का नाम भी लिखा दिखाई दे रहा है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, दैट इज बीटा ऑप्शन, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सो ये जैसे आपको रिएक्शन सेंटर में लिखा नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द साइड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यानी लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब डार्क रिएक्शन या दूसरे वर्ड्स में कैल्विन साइकिल। तो ये कहाँ चलता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अल्फा ऑप्शन क्या, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन? नो, वहां पर लाइट रिएक्शन चलता है। इन अदर वर्ड्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलता है, लाइट इंडिपेंडेंट नहीं चलता। बीटा ऑप्शन थाइलाकॉइड स्पेस, अगेन थाइलाकॉइड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चार्ली इसका आंसर होगा जी स्ट्रोमा। जैसे अब आप लोगों को ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है, स्ट्रोमा इज द एरिया वेयर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन takes place. So Charlie is the right answer. Next question number 13. At the last step of glycolysis, which of the following compound is formed? जब glycolysis का end होता है तो final product हमारे पास इनमें से कौन सी है? अल्फा ऑप्शन पायरुविक एसिड, जिसको हम पायरुवेट भी कह सकते हैं, that is the right answer. और इस तरह से आप अपना टाइम भी सम टाइम बचा लेंगे अगर इन केस आप लोगों को श्योर है 100%, बल्कि 101% कह लें कि श्योर है कि अल्फा ही इसका आंसर है और फिर हमारे पास कोई ए एंड बी या ऑल ऑफ दीज की ऑप्शंस नहीं है, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आंसर लेंगे अल्फा और मूव करेंगे नेक्स्ट टूवर्ड फर्दर क्वेश्चन नंबर 14। एनएडीपी, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एक्चुअली ये एब्रिविएशन है उसकी, फॉस्फेट। सो इज अ कैरियर ऑफ, ये किस चीज का कैरियर है? क्या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है या ऑक्सीजन ग्रुप का है? चार बी ऑप्शन क्या, हाइड्रोजन का है या फॉस्फेट का है? यू नो कि ये क्या होगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा और इसके पास फिर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स आ जाएंगे फ्रॉम वाटर और ये NADPH में चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद ये कैरियर बन जाएगा किस चीज का, हाइड्रोजन का। तो चार्ली आंसर इसका ऑप्शन आंसर हुआ, दैट इज हाइड्रोजन। सो दैट इज अ कैरियर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। इन एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास चार ऑप्शंस हैं जी, लंबी लंबी सी स्टेटमेंट्स हैं। सो जल्दी से हम उनको पढ़ के आंसर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, अल्फा, पायरुवेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही आंसर हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। बीटा पे लिखा हुआ है पायरुवेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड यू नो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन रिएक्टेंट होती है, प्रोडक्ट नहीं होती, तो दैट्स व्हाई बीटा आंसर नहीं हो सकता। चार्ली, पायरुवेट कार्बोक्सिलेटेड टू प्रोड्यूस सिट्रेट, होता जरूर है लेकिन ये कंप्लीट हमारे पास उसका प्रोसेस नहीं है, या इन अदर वर्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ एंड यहाँ पे जाकर नहीं होगी। और वैसे भी ये कार्बोक्सिलेशन से अगर आप कहेंगे तो नहीं होता, डी कार्बोक्सिलेशन से होता है, कार्बोक्सिलेशन से नहीं होता। और डेल्टा ऑप्शन भी लिखा हो रही, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको पता है कि वो तो एनएरोबिक प्रोसेस में फर्मेंटेशन की बात हो रही होती है, ये एरोबिक प्रोसेस का ताल्लुक नहीं है। तो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज अल्फा ऑप्शन, पायरुवेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 16, as compared to the anaerobic respiration the energy gained during aerobic respiration is dash more, यानी कितनी ज्यादा एनर्जी। अब ये भी थोड़ा सा जरा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को इसका आंसर लेने के लिए। हमसे पूछा गया है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और एनएरोबिक में कितनी उससे कम प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली अब हम एक जरा चार्ट देख लेते हैं, तो उसमें कंपैरिजन है एरोबिक का और एनएरोबिक का। अगर आप देखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर किया गया, जैसे एफिशिएंसी में एनएरोबिक की एफिशिएंसी कम है, एरोबिक की ज्यादा है। अगर हम नेट एटीपी की बात करें, जो कि हमने उन्हें एक्चुअली कैलकुलेट करके आंसर लेना है, तो नेट एटीपी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो प्रोड्यूस होते हैं जस्ट वही होते हैं, दैट इज अ 2 ATP। उसके बाद कहीं पर भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी की प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। 4 टोटल होते हैं और नेट हमारे पास 2 होता है। लेकिन अब आप एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएं तो वहां आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, केमियोस्मोसिस का प्रोसेस चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, और इनको सबको जब हम लोग टोटल कलेक्ट करते हैं या फिर इनको हम लोग सब सम अप करते हैं तो ये सारे का सारा डिटेल के अंदर हम लोगों को इंशाल्लाह जी लेक्चर्स के दौरान बताया जाता है। लेकिन अभी जस्ट शॉर्ट करके समराइज करके हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 आती है। अब अगर आप इसी को कंपेयर कर लेंगे एनएरोबिक के साथ
तो हमारे पास 36 एज कंपेयर टू 2 18 टाइम्स ज्यादा है। तो इसी वजह से आप लोगों को राइट आंसर इसका चार्ली ऑप्शन मिल गया, दैट इज 18 टाइम्स मोर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी की अमाउंट है वो 18 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बाकी जो कंपैरिजन है जो आपको नजर आ रहा है, ग्रॉस एटीपी की बात करेंगे तो वो 4 है और एरोबिक में 38, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, और यहाँ पर वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा 34 एटीपी, जो कि मेन डिफरेंस है इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन से। और अगर एरिया या लोकेशन की बात करें तो एनारोबिक साइटोप्लाज्म है और एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which one is correctly matched with the tail of chlorophyll? अब आप लोगों को चार ऑप्शन है, हाइड्रोफिलिक इज रिलेटेड टू हेड एरिया, hydrophobic is related to the tail, light absorbing and porphyrining, all of these are related to head area. So head के अंदर ही आप लोगों को ये porphyrin ring का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिर इसमें पायरोल रिंग्स है, फिर ये हाइड्रोफिलिक है, फिर ये पोलर है, इसके अलावा ये फ्लैट है, स्क्वायर है, लाइट एब्जॉर्बिंग है, यानी all of these are the properties of head. But the hydrophobic tail is the property of definitely phytol, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कहते हैं, इसके अलावा नॉन पोलर कहते हैं, और एंकरिंग पार्ट होता है ये क्लोरोफिल का। तो राइट आंसर इज द बीटा ऑप्शन हाइड्रोफोबिक, दैट इज करेक्टली मैच विद द टेल ऑफ द क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ग्राफ विच शोज इफेक्टिवनेस ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। अब ये देखिए थोड़ा कंफ्यूज आपको कर रहे हैं ये क्वेश्चन में कि दो बातों को पूछ दिया गया, ये बता दिया गया एक ही वक्त में, इफेक्टिवनेस का भी जिक्र है और एब्जॉर्ब लाइट का भी। तो हम जा सकते थे नेक्स्ट वर्ड, क्या हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ जाएं या एक्शन की तरफ, क्योंकि जो अल्फा पे लिखा हुआ है एमिशन स्पेक्ट्रम और बीटा इफेक्टिव स्पेक्ट्रम, इनका तो बिल्कुल इससे ताल्लुक नहीं है। चार्ली ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन में से हमारे पास आंसर डेफिनेटली हमसे पूछा गया जो ग्राफ इफेक्टिवनेस शो कर रहा है, तो डेफिनेटली हम इफेक्टिवनेस को एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ रिलेट करते हैं और एब्जॉर्प्शन को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ रिलेट करते हैं। तो इफेक्टिवनेस का ग्राफ जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो वैसे दोनों चीजें हैं, तो हम इसका आंसर लेंगे डेल्टा ऑप्शन एक्शन स्पेक्ट्रम। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू एक्शन स्पेक्ट्रम, जिसको हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ भी रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which light is mostly absorbed by the chlorophyll A? अब इसमें भी आपको थोड़ा सा ये जो ग्राफ बनता नजर आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो उसमें थोड़ा मुख्तलिफ आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन हमारे पास जो अभी ऑप्शंस हैं वो है वायलेट लाइट, क्या बीटा ऑप्शन ग्रीन लाइट, चार्ली रेड लाइट, या डेल्टा येलो लाइट। अब अगर आप ग्राफ देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों का दिखाया हुआ है, जो रेड कलर की लाइन है वो क्लोरोफिल ए को शो कर रही है, जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्लोरोफिल बी को शो कर रही है। और क्लोरोफिल ए की जो दो पीक्स हमें नजर आ रही हैं रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, उसमें बड़ी पीक हमें दिखाई दे रही है ब्लू एरिया में, और उससे जरा थोड़ी सी छोटी पीक है रेड एरिया में। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास ब्लू ऑप्शंस में ही नहीं लिखा हुआ, तो इसी वजह से हम लोग इसका आंसर फिर क्या लेंगे, और वैसे एक्चुअली ये रेड लाइट ज्यादा इफेक्टिव होती है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर उसको जो रेड लाइट एब्जॉर्ब वो करता है वो ज्यादा इफेक्टिवनेस शो करेगी इन फोटोसिंथेसिस एज कंपेयर टू दैट ब्लू लाइट, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट है ये वीक कहलाएगी, और जो स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट है वो क्लोरोफिल ए को जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी है और कैरोटिनॉइड्स हैं वो एब्जॉर्ब करके देंगे, इसलिए फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में ही ज्यादा हो जाएगी ओवरऑल जब एसेसरी पिगमेंट साथ इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए की बात की जाए तो राइट आंसर हमारे पास फिर है चार्ली ऑप्शन, रेड लाइट वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है as compared to other area of light. Next question number 20, the term glycolysis refers to the conversion of, ये ग्लाइकोलिसिस का लिटरल मीनिंग होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब उसकी कन्वर्जन इन अदर वर्ड्स जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन चार में से। क्या पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है? नो, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, पायरुवेट प्रोड्यूस होगा। तो दैट्स व्हाई राइट आंसर हमारे पास पे बीटा ऑप्शन ही है, ग्लूकोज टू पायरुवेट, क्योंकि चार्ली जो लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस की बात नहीं हो रही, और डेल्टा ऑप्शन बोथ एंड भी आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर इज द बीटा ऑप्शन, ग्लूकोज टू पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 21, इन सिट्रिक एसिड साइकिल एसिटाइल को ए कंबाइंस विद, इनमें से वो किसके साथ कंबाइन करेगा? क्या अल्फा ग्लूकोज के साथ, बीटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, चार्ली रुबिस्को के साथ? इन तीनों से ही इसका कोई ताल्लुक नहीं है, डेफिनेटली क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर डेल्टा ऑप्शन आंसर होगा, ऑक्सैलो एसीटेट। जैसे कि अब आप लोगों को ये सिट्रिक एसिड साइकिल दैट इज द सेकंड नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो हम इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें फिर एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड में चेंज होता है, तो दैट्स व्हाई साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। तो राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, ऑक्सैलो एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
विच वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जो उसके साथ रिएक्ट करेगा, जो उसको एक्सेप्ट करेगा, क्या वो वाटर होगा, क्या वो क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है या रुबिस्को है। दैट इज द आंसर इज रुबिस्को। ये एक एंजाइम है जी जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द वर्ल्ड, और इसकी जो नेचर है वो कुछ इस तरह की है, या इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि ये ऑक्सीजन के साथ भी समटाइम रिएक्शन करता है एज अ सबस्ट्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करता है, लेकिन एक वक्त में किसी एक के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ करता है तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर फोटोसिंथेसिस की जो स्टेज 2 है, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, वो चलता है और एनर्जी वगैरह पौधे को मिलती है। तो दैट इज द राइट आंसर, डेल्टा ऑप्शन रुबिस्को इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। दूसरा इसका आंसर क्या हो सकता था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं है तो हमारे पास फिर आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन रुबिस्को। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following statements about photosynthesis is wrong? तो हम तीन राइट चीजों को अगर पिक कर लेंगे तो रॉन्ग हमें खुद ब खुद मिल जाएगी। अब लंबी सी स्टेटमेंट्स हैं, आपने राइट्स को पिक करना है, बाकी जो रह जाएगा वो रॉन्ग होगा, हो सकता है फर्स्ट पे मिल जाए, हो सकता है बाकियों में। तो अल्फा पे लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर बाउंड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द प्रोसेस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेकंड फेज का मतलब डार्क रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है डार्क रिएक्शन में, और उसमें वो ग्लूकोज वगैरह में यानी कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होती है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। बीटा पे लिखा हुआ है इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, यहीं से गलत साबित हो गई बात, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं और फोटोसिंथेसिस हमेशा एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता। तो बीटा ऑप्शन पे ही हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पर ही पता चल गया कि यही गलत है, कि दैट रिलीजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो कैटाबॉलिक कहना गलत है। चार्ली पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है। डेल्टा मे अकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यस फोटोसिंथेसिस कैन बी टेक्स प्लेस या can take place in prokaryotic as well as eukaryotic cells. So right answer is the beta option. It is a catabolic process that releases the energy stored, that is wrong about photosynthesis. Next question number, जो next question is question number 24. How does photosynthesis occur? ये कैसे होती है जी? चार ऑप्शंस है हमारे पास। When glucose is broken down into carbon dioxide, नहीं, फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कोई ताल्लुक नहीं, वो रेस्पिरेशन से होता है। बीटा ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो कि एटीपी है और NADPH है, दे आर यूज्ड टू क्रिएट ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यस ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल वो यूज होते हैं। इसका मतलब बीटा ऑप्शन फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। चार्ली पे लिखा हुआ सनलाइट डायरेक्टली पावर्स एटीपी सिंथेस व्हिच कैटलाइजेस द क्रिएशन ऑफ ग्लूकोज, नो, आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी की जो सिंथेस की डायरेक्ट जो है वो सनलाइट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सनलाइट एनर्जी इज चेंज होगी पहले केमिकल एनर्जी में, फिर आगे प्रोसेस चलेगा। डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स, मेटल का कोई ताल्लुक नहीं है फोटोसिंथेसिस के साथ, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वाटर से। तो हमारा आंसर है जी फिर बीटा ऑप्शन, द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड टू क्रिएट ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 25, for synthesis of one molecule of glucose, the requirement of ATP and NADPH is respectively। अब ये बड़ा सोच के आंसर देने वाला आंसर है, यानी कि इसमें हमारे पास जो अगेन कैलकुलेशन हमें करनी है, क्वांटिटेटिव स्टडी है एनर्जी रिलेशनशिप्स की एटसेट्रा। तो अल्फा पे लिखा हुआ है क्या 15 ATP और 10 NADPH, या 12 ATP और 8 NADPH, या 30 ATP और 15 NADPH, या 18 ATP and 12 NADPH। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी कैल्विन साइकिल जो हमारे पास एक नजर आ रहा है हमें। अब आपको जैसे आपने पढ़ा होता है अपनी बुक में 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दिखाए जाते हैं कैल्विन साइकिल के अंदर, और उनका रिएक्शन 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट से होता है, 6 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरेट के बनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको 3 की बजाय 6 लिखा दिखाई दे रहा है। व्हाई? Because one Calvin cycle or one light reaction cannot produce photosynthesis में वो cannot produce glucose। आपको ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मिलती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो डेफिनेटली 1 ग्लूकोज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। एंड यू नो द कैल्विन साइकिल जो हमें प्रोड्यूस करवाता है या जो प्रोडक्शन देता है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P उसमें से निकलता है और उसमें 3 कार्बन होते हैं। तो दैट्स वाई एक और कैल्विन साइकिल चलेगा, फिर एक और G3P प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो दैट्स वाई हम हर चीज को डबल कर देंगे। तो एक कैल्विन साइकिल के अगर हम देखें तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो 2 के मिलाकर 6 हो गए। सिमिलरली एटीपी पे आ जाते हैं, तो एक कैल्विन साइकिल के अंदर 6 एटीपी यूज होते हैं रिडक्शन फेज में,
और 3 यूज होते हैं इन रीजनरेशन। लेकिन जब हम 2 केल्विन साइकिल की बातें करेंगे तो टोटल 12 एटीपी हो गए रिडक्शन फेज में, और उसके बाद फिर जो 6 हैं वो यूज हुए इन रीजनरेशन, तो टोटल मिलाकर 18 हो गए। और इसी तरह से NADPH की बात करते हुए 6 यूज होते हैं 1 केल्विन साइकिल के अंदर ड्यूरिंग रिडक्शन, और अब 2 केल्विन साइकिल की मिलाकर अमाउंट हमारे पास आ गए 12 NADPH। तो दैट इज द राइट आंसर। डेल्टा ऑप्शन पे हमें आंसर मिल गया कि 18 ATP and 12 NADPH respectively. Next question number 26. In non-cyclic photophosphorylation, electron emitted by P680 जो कि रिएक्शन सेंटर है जी फोटोसिस्टम 2 का, is replaced by electron from, यानी जब P680 से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस इनमें से कौन करता है? अल्फा ऑप्शन NADP, बीटा ऑप्शन वाटर, या चार्ली फेरेडॉक्सिन, या फिर डेल्टा क्लोरोफिल A। तो वो है वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोलाइसिस। तो इस फोटोलाइसिस के दौरान आपको नजर आ रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इनटू द P680 मॉलिक्यूल, जो कि एक्चुअली वहां से निकल गए थे और उसको प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो सिमिलरली जिस तरह उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी तो फिर बाद में वाटर की भी ऑक्सीडेशन हो गई, तो P680 फिर वाटर के लिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और प्राइमरी एक्सेप्टर के लिए क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर इज बीटा ऑप्शन, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, जिसको हम फॉस्फो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का भी नाम देते हैं और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड reduced NADP फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट स्टेज इज reduced to। अब इसका आंसर इसमें से क्या होगा? 3 कार्बन कंपाउंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट, 5 कार्बन कंपाउंड या 6 कार्बन कंपाउंड, तो उसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और इसी तरह से जो हमारे पास है वो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट से प्रोड्यूस होता है, तो वो 3 कार्बन कंपाउंड है खुद भी, जैसे कि अब आप लोगों को ये नजर आ रहा है वो स्टेप। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ आफ्टर रिडक्शन इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमारा आंसर है जी अल्फा ऑप्शन 3 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। केल्विन साइकिल अकर्स इन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया जी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन, तो वही आंसर दोबारा होगा। लाइट इंडिपेंडेंट को ही केल्विन साइकिल हम बोल रहे हैं, उसी को डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, उसको C3 पाथवे भी कह सकते हैं। तो कोई भी इन चारों में से जब भी हमारे पास बात पूछी जाएगी तो हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यही आंसर दोबारा से लेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29। Each dash consists of a light gathering antenna complex and reaction center। तो डेफिनेटली किसकी बात हो रही है इन चार ऑप्शंस में से? क्लोरोफिल, फोटोसिस्टम, फोटोन या इलेक्ट्रॉन? तो डेफिनेटली फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम वो स्ट्रक्चर है जिसमें ये एंटीना कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ आपको रिएक्शन सेंटर दोनों दिखाई देते हैं। बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोटोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30। Photosystem 1 has chlorophyll A molecule which absorb maximum light of। तो फोटोसिस्टम 2 आपने पढ़ा होता है जी P680 और फोटोसिस्टम 1 P700। तो इससे पता चला कि अल्फा 680, बीटा 780, चार्ली 700 और डेल्टा ऑप्शन 580 नैनोमीटर में से राइट आंसर हमारे पास क्या है? फोटोसिस्टम 1 के लिए 700 नैनोमीटर, जो कि लिखा हुआ है चार्ली ऑप्शन पर। तो दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। साइक्लिक फ्लो और C4 फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस, इनमें से क्या प्रोड्यूस करेंगे? एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ओनली ऑक्सीजन। जब तक हमें साइक्लिक फ्लो की बात है तब तक तो श्योर होता है कि एटीपी ही प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई प्रोडक्शन साथ नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब साथ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको C4 फोटोसिंथेसिस स्टेटमेंट में लिखा नजर आ रहा है। अब C4 पाथवे आपको डिफरेंट प्लांट्स में मिलेगा और उसकी रीजन क्या होती है इस पाथवे को C4 कहने की, कि वहां पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है डार्क रिएक्शन में स्पेशली, वो C4 कंपाउंड होता है एज कंपेयर टू C3। तो आप देख रहे हैं जी C4 पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड पेप जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है उसके साथ रिएक्ट करके एक ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो रहा है जो कि C4 है, ठीक है। तो ये C4 साइकिल का थोड़ा सा आपको प्रोसेस दिखाया गया। अब इसमें भी अगर आप देखें तो एटीपी की तो प्रोडक्शन हो रही है बट कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, रिलीज नहीं हो रही, और आपको कहीं पर भी ऑक्सीजन की भी इसमें रिलीज नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि साइक्लिक फ्लो की बात करें या C4 फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सिर्फ प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होगी? बीटा ऑप्शन एटीपी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगी और इसमें ऑक्सीजन भी नहीं आएगी, तो इसलिए बाकी ऑप्शन इसके आंसर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32।
इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल। अब इमीडिएट प्रोडक्ट पूछी गई है, पहले हमें स्टेबल प्रोडक्ट पूछी गई थी पीछे एक क्वेश्चन में, और अब इमीडिएट प्रोडक्ट पूछ ली गई है। तो क्या वो अनस्टेबल C6 कार्बन कंपाउंड है? यस। अनस्टेबल 5 कार्बन? नो। अनस्टेबल 4 कार्बन? नो। अनस्टेबल 3 कार्बन? नो। तो अब आपको नजर आ रहा है जी वो नीचे डायग्राम में छोटा सा वो स्टेप कि राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनी वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट C6 कंपाउंड था, जो बाद में 2C3 कंपाउंड यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर इज द एल्फा ऑप्शन, अनस्टेबल C6 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which of the summary statement below describe the result of the following reaction? सो ये आपको फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन नजर आ, ये जो है रेस्पिरेशन की सॉरी, ये इक्वेशन नजर आ रही है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नजर आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द समरी स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अल्फा ऑप्शन है कि क्या ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रही है और ऑक्सीजन रेड्यूस होती है? यस। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीजन की रिडक्शन। जिस तरह फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन, तो सिमिलरली यहाँ रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीजन की रिडक्शन। बीटा ऑप्शन पे जो लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वाटर इज रेड्यूस्ड, नो। कार्बन डाइऑक्साइड इज रेड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, गलत। ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, भी रॉन्ग ऑप्शन है। आंसर क्या है? अल्फा ऑप्शन, ग्लूकोज यानी कि जो हमारे पास मेजर रिएक्टेंट है रेस्पिरेशन का, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज reduced. Next question number 34. In light independent stage of photosynthesis, the carbon dioxide combines with लाइट इंडिपेंडेंट, अगेन डार्क रिएक्शन की बात हो रही है, तो राइबोलोज बिस फॉस्फेट के साथ वो कंबाइन होता है टू फॉर्म एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट। तो हमारे पास ऑप्शन में अल्फा पे ही लिखा नजर आ रहा है राइबोलोज बिस फॉस्फेट। जैसे मैंने पीछे बताया, जब आपको अल्फा पे आंसर मिल जाए, आपको 100% श्योर हो कि यही आंसर है, तो फिर बीटा चार्ली डेल्टा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्फा इज द आंसर, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 35, in glycolysis glycerate 1,3-bisphosphate is converted into glycerate 3-phosphate by losing। अब देखें 1,3-bisphosphate का मतलब सिंपली है कि उसके अंदर 2 फॉस्फेट थे, और जब वो कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लिसरेट 3-phosphate तो एक फॉस्फेट उसका एडीपी को मिला और उससे एटीपी प्रोड्यूस हुआ। ये एनर्जी यील्डिंग स्टेप भी है। तो हम सिंपली इसमें से आंसर फिर क्या लेंगे, क्या 3 फॉस्फेट उसने लूज किए, क्या 2 या 1 या 4? तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, 1 फॉस्फेट उसका लूज हुआ, जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मैलेट जिसको हम मैलिक एसिड भी बोलते हैं इज ऑक्सीडाइज्ड बाय डैश टू ऑक्सैलो एसीटेट। ये लास्ट स्टेप है क्रेब साइकिल का, जिसमें आप लोगों को ये ऑक्सीडेशन मिलती है, NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन। सो अगर आप देख रहे हैं यानी क्रेब साइकिल, तो उसके लास्ट स्टेप में ये NAD चेंज हो रहा है इनटू NADH प्लस H+ आइंस, या NADH2 भी हम उसको समटाइम लिख लेते हैं। तो राइट आंसर इज NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन की वजह से चार्ली ऑप्शन NAD। Question number 37. In electron transport chain, the electrons from NADH and FADH2 are passed to। यानी अगर आप NADH की चेन देखेंगे तो तब भी उसके इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएंगे, और जिसको हम फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर कह सकते हैं। और अगर FADH2 की चेन होगी तो तब भी, तो क्या वो साइटोक्रोम A के पास आएंगे, साइटोक्रोम A3 पर? नो, ये चेन के एंड पर ऑलमोस्ट होते हैं। कोएंजाइम C होता ही नहीं है इस चेन के अंदर, और कोएंजाइम Q इज द राइट आंसर। अब आपको ये चेन नजर आ रही है और उसमें ये कोएंजाइम Q नजर आ रहा है, जो कि उधर से भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है FADH2 से और NADH से भी, लेकिन एक वक्त में इन दोनों में से किसी एक से ही करेगा। तो राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, कोएंजाइम Q। क्वेश्चन नंबर 38, कैरियर ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन आर लोकेटेड ऑन। ये कैरियर किधर होते हैं जी? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस चलता है, तो क्या उसके मैट्रिक्स में होते हैं, या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर होते हैं, या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर, या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होते हैं? साइटोप्लाज्म से तो इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपको चार्ली ऑप्शन इनर मेम्ब्रेन पर नजर आते हैं, जैसे अब आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के बाद आपको ये इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और फिर ये मैट्रिक्स एरिया है। तो इनर मेम्ब्रेन पर ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि इस चेन को चलाते हैं। तो हमारा आंसर है चार्ली ऑप्शन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, अल्फा, ग्लूकोज, बीटा सुक्रोज, चार्ली फ्रुक्टोज या इंसुलिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस दैट इज मोस्ट कॉमन, अल्फा ऑप्शन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यानी सेकंड फेज की अब बात हो रही है, जिसको हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं। सो स्टार्ट्स विद डीहाइड्रोजनेशन ऑफ, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में ऑक्सीडेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो क्या वो डीहाइड्रोजनेशन ग्लूकोज की होती है? नो, ग्लूकोज आपको फर्स्ट फेज में मिलेगा, सेकंड फेज में नहीं मिलेगा एज सच। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी फर्स्ट फेज में मिलेगा। बाकी रह गई दो ऑप्शंस, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या NADH। तो राइट आंसर इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये अब आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, और जो NADH है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें NAD की रिडक्शन हो रही है। तो इसलिए हमारे पास आंसर होगा जी चार्ली ऑप्शन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो उम्मीद बच्चों आप लोगों के आज भी काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे इस डिस्कशन से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से दोबारा से जरूर जो है वो अच्छी तरह से गो थ्रू करें, क्योंकि ये हमेशा जब भी एंटी टेस्ट होता है तो इस यूनिट को हम खास एक इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल बातें काफी ज्यादा हैं। और मैंने अब कोशिश की कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, लेकिन अभी फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेफिनेटली आपको फायदा होता रहेगा इस डिस्कशन से। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।